ओके यार, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ओपियोइड्स ड्रग्स के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैनाबिनॉइड्स के बारे में। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? कैनाबिनॉइड्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, और ये कैनबिस सटाइवा नाम के प्लांट से पाया जाता है। कैनबिस सटाइवा के लीव्स, रेजिन्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टॉप्स, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करके ये कैनाबिनॉइड नाम का ड्रग्स बनाते हैं। अब कैनाबिनॉइड एक ग्रुप का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, इनके ग्रुप का नाम है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना करके हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बनाते हैं कैनाबिनॉइड्स के अंदर। ओके, कैनाबिनॉइड्स के पास हेलोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, हेलोसिनोजेंस होते हैं ये। ठीक है। और ये हेलोसिनोजेंस होते हैं, मतलब इसमें हेलोसिनेशन हो सकता है इसको खाने के बाद। ओके। दे ऑल्सो अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, ये सब। ठीक है। तो ये इसे बढ़ाता है एक्चुअली, हार्ट के नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को बढ़ाएगा। देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, बीपी इंक्रीज करता है, ये सब हाइपरटेंशन कर देता है। ठीक है, तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ओके। दे आर ऑल्सो यूज्ड बाई ओरल इंजेक्शन, तो ओरल इंजेक्शन को चबा करके भी लोग खाते हैं, और ब्रेथ के साथ, सांस के साथ उसको खींच भी सकते हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल्स है मैरिजुआना, इसको प्रोनाउंस करते हैं मैरिजुआना। ठीक है, हशीश, चरस, गांजा, ये कुछ एग्जांपल्स है जो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एक ट्रिक है। ठीक है, इसका ट्रिक है कि मैरी हैज चरस, गांजा इन इन हर केबिन। तो उससे आप याद कर सकते हो कि मैरी मीन्स मैरिवाना, हशीश हैज, चरस गांजा, केबिन मीन्स कैनाबिनॉइड्स। ठीक है। सो नाउ दीज डेज some sport person also abuse कैनाबिनॉइड। स्पोर्ट्स पर्सन भी अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जो एथलीट्स होते हैं, दे आल्सो यूज कैनाबिनॉइड्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एलएसडी आता है। तो एलएसडी क्या है? तो एलएसडी का मतलब है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। ये पावरफुल हेलोसिनोजन है। ठीक है। और ये ऑब्टेन होता है एक फंगस से जिसका नाम है क्लाविसप्स। तो क्लाविसप्स पुरपुरिया नाम का फंगस है, वहां से ये मिलता है। ओके। अच्छा, जो दिस फंगस इज अ पैरासाइट ऑन राई प्लांट, ये पैरासाइट है एक राई प्लांट के ऊपर। ठीक है। और एलएसडी इंड्यूसेस हॉरिबल ड्रीम्स, खतरनाक जो डरावने सपने आते हैं इसको खाने के बाद। ठीक है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और भी कुछ एग्जांपल्स है हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी जिसके पास होती है ऐसे प्लांट्स की, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। ठीक है, धतूरा को आईसीएससी के बच्चे डाटरा कहते हैं, बिकॉज इंग्लिश में उसको डाटरा कहा जाता है। आपको जो बोलना बोलिए, धतूरा बोलिए, डाटरा बोलिए। ठीक है, स्पेलिंग वही है। आगे देखो, द एक्सेस डोज कैन कॉज डेथ, मर भी सकता है इंसान खाने के बाद। इससे भी बात करने की चीजें हैं। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो, स्टिमुलेंट ड्रग्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बॉडी मतलब नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। दे इंक्रीज एनर्जी, अलर्टनेस, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बढ़ जाता है। तो इसको पी करके, मतलब खा पी करके इसको, जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको ऐसा लगता है कि वो शक्तिमान है। ठीक है, और वो बहुत सारे काम करने लगता है, मतलब बाहुबली समझता है खुद को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब है। तो दीज ड्रग्स रिड्यूस टायर्डनेस एंड स्लीप, इसको खाने के बाद टायर्डनेस भी फील नहीं होती एंड नींद भी नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको ज़्यादा अलर्टनेस की जरूरत है उसको थोड़ा सा डोज में दवा बनाकर ये स्टिमुलेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है। बट इसका ओवर यूज करने से ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो जो लोग उसका ड्रग अब्यूज करते हैं वो लोग इसका ओवर यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरली आप लोग भी इसको यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ इनफैक्ट। कैफीन, कैफीन कॉफी, कोका, कोकेन तो यूज नहीं करते, कैफीन करते हैं। कॉफी के अंदर मिलता है ये, टी के अंदर मिल जाता है। बहुत सारे लोग इंडिया में टोबैको खाते हैं। ठीक है, टोबैको का सेवन हालांकि इंजीरियस है, बट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट स्टिल लोग खाते हैं इसको भी। ठीक है, कोका कोकेन होता है। ठीक है, तो ये भी होता है, हालांकि इसको यूज दवाइयों में किया जाता है। एम्फेटामिन्स भी दवाई में काफी यूज होता है, लेकिन इसका ड्रग अब्यूज जब होने लगता है, बहुत सारे लोग इसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, उनको ऐसा लगता है बेनिफिट है, खाते हैं, हालांकि बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट उनको फील होता है, बट उनको नुकसान ही होता है, लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक है। जैसे एल्कलॉइड, इसका एग्जांपल देखो, तो कंटेन्स कोकेन, कोकेन को शॉर्ट में कोक बोलते हैं या क्रैक बोलते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम, नाम याद कर लेना, एरिथ्रोजाइलम फोका प्लांट। और ये साउथ अमेरिका होगा, सॉरी, साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट, मतलब वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो फील गुड कराता है, अच्छा फीलिंग दिलाता है। मतलब इसको जब ये सीक्रेट होता है न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन नाम का, तो हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, जनरली ये तब सीक्रेट होता है जब हम कोई टारगेट अचीव करते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो आपने आज टारगेट बनाया कि आज आप 4 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, और एक सिटिंग में 4 घंटा बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ मान लो 4 घंटा आप पढ़ भी लिए, तो 4 घंटे पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि आज मैंने कुछ टारगेट अचीव किया, आज मैंने कुछ कर दिखाया, ठीक है, उस वक्त आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग से डोपामिन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली कोई टारगेट अचीव करने पर या कोई अच्छा काम करने के बाद डोपामिन सिक्रेट होता है। अपना पसंदीदा काम करने के बाद भी डोपामिन सिक्रेट होता है, अपनी हॉबीज पूरी करने पर भी डोपामिन सिक्रेट होता है। बट जो लोग इसका कोका एल्कलॉइड्स का सेवन करते हैं, जब ये इसको खाते हैं तो उसको खाने के बाद इनका कोका एल्कलॉइड्स अपने आप, मतलब कोका एल्कलॉइड्स खाने के बाद इनका डोपामिन अपने आप सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कुछ टारगेट अचीव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसे ही वो लोग डोपामिन सिक्रेट करते रहते हैं। ठीक है, जब 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 ड्रग्स खाएंगे तब तब डोपामिन सिक्रेट होगा। तो जब तक ये ड्रग्स खाते रहेंगे इनको अच्छा फील होता रहेगा, जब ये ड्रग्स खाना बंद कर देंगे उनको अच्छा फील होना बंद हो जाएगा। और ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे करते करते उनको क्या होता है कि एडिक्शन पड़ जाता है। ठीक है, उनको आदत लत लग जाती है। ठीक है, कोकेन क्या है? एक स्टिमुलेंट ड्रग है। आगे बढ़ो। स्टिमुलेंट ड्रग मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देता है, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया वही जो बताया आपको मैंने, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एंड इंक्रीजेस एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा आगे देखो, ऐसा लगता है कि एनर्जी मतलब बढ़ गई है और हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं। एक्सेसिव डोज डोज लेने से क्या होता है? हेलोसिनेशन हो जाता है, और इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब उसके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं हो रही, बट उसको लग रहा है कि हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस। ठीक है, हेलुसिनेशन के बारे में लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं, एम्फेटामिन्स की बात करते हैं। तो ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, और ये एंटी स्लीप होते हैं। ये उल्टा है देखो। देखो स्टिमुलेंट क्या था? स्लीप को भगा रहा था, ये स्लीप करवाएगा, ये स्लीप दिलवाएगा। तो ऐसे लोग जिनको स्लीप की जरूरत है, उनको नींद नहीं आ पा रही, बट उनको जरूरत है नींद की, बट वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको डिप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये दवाई दी जाती है, डिप्रेशन पेशेंट्स को। ठीक है, जिससे भी यूफोरिया प्रोड्यूस होता है, और ये भी एक सुपरमैन ड्रग है। सो इट इज यूज फॉर डोप टेस्ट। एथलीट्स भी इसको यूज करके अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग रेसलिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, इन केसेस में अपने अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लोग बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। और अगर पकड़े गए तो उन पे बैन लग जाता है। ठीक है, जो उनका टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि वो ड्रग्स लिया है या नहीं लिया है, उस टेस्ट का नाम होता है डोप टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, इनकी बात कर लेते हैं। तो सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है? तो सेडेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स भी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, घटा रहे हैं। स्टिमुलेंट नहीं, डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब एक्टिविटी को घटाने वाला। तो ये रिड्यूस करता है ब्रेन एक्टिविटी को, और टेंशन एंग्जाइटी सब कम करता है। ठीक है, ऐसे लोग जिनको इंसोम्निया है, इंसोम्निया मीन्स जिनको नींद नहीं आती, रात या दिन कभी भी नींद नहीं आती उनको, तो ऐसे लोगों को ये दवा देकर देकर सुलाया जाता है। एक से एग्जांपल्स क्या देखो, बेंजोडाइजापीन्स, बार्बिटोरेट्स। ठीक है, ये नींद की दवा है। ओके, तो ये सब है सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। आगे बढ़ जाओ, तो एग्जाम्पल याद करना है। फिर नेक्स्ट देखो, टोबैको एडिक्शन। टोबैको एडिक्शन, टोबैको कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। जैसे क्या केमिकल्स है इसमें? निकोटीन है, एक प्रकार का एल्कलॉइड है ये। ठीक है, निकोटीन क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है ब्लड के अंदर। और ये हार्मोन हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, टैकीकार्डिया कर देता है। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट बढ़ जाना। ठीक है, टोबैको इज यूज बाय स्मोक, को च्यू कर सकते हैं, स्नफ कर सकते हैं। ठीक है, नाक के रास्ते भी इसको लोग लेते हैं, चबाते हैं, और या फिर स्मोकिंग के थ्रू इसको यूज करते हैं या अब यूज करते हैं। ओके, तो टोबैको इज एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, थ्रोट कैंसर, एम्फाइसेमा, डिफरेंट टाइप कैंसर देखो इतने सारे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपने पढ़ा होगा, ब्रीदिंग सॉरी बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में। तो ऐसी आर्टरी जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो वो जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कभी उसका डायमीटर छोटा पड़ जाता है या फिर वो रप्चर कर जाती है। ठीक है, तो उससे डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं, वो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर में है। ठीक, वही सब है। तो ये सब है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक अल्सर, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप की बीमारियां टोबैको के साथ एसोसिएटेड है, फिर भी लोग खाते हैं। ठीक है, नहीं खाना चाहिए। आगे देखिए, स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। तो स्मोकिंग क्या होता है? देखो स्मोकिंग करने से कभी अगर ऑक्सीजन की कमी हो, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है, या रूम में एनवायरनमेंट ऑक्सीजन की कमी हो, तो ऑक्सीजन की कमी में जो कंबशन होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से बाइंड करता है, और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी लार्ज। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फट से बाइंड करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर
बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और उससे और भी डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो सकती है, इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में चला गया तो, ये टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो ये सब बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल पे चलते हैं। अल्कोहल ऑब्जर्व, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब इन स्टमक। अल्कोहल कहाँ अब्सॉर्ब होता है? अल्कोहल इज अब्सॉर्ब्ड इन स्टमक। ठीक है। लिवर कन्वर्ट्स अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड। ये भी याद रखना कि लिवर के अंदर एक रिएक्शन है, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनकी बॉडी में जो लिवर है, लिवर में जाकर ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में। ठीक है। सो अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन, इसका जो लीवर होता है, इट गेट्स डैमेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? कि लिवर सिरोसिस होता है, लिवर में बहुत सारे क्रैक्स बन जाते हैं अल्कोहल पीने की वजह से, लॉन्ग टर्म पीने से। ठीक है। और इससे आगे चलकर लिवर फंक्शनिंग खराब हो जाती है, इसके आगे चलकर लिवर कैंसर भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो अल्कोहल का बाई प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल को ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो फैटी एसिड होता है। तो जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, खासकर बियर, उनका उनकी बॉडी में बहुत सारा फैट उनके स्टमक में, ठीक है, बेली फैट जमा हो जाता है, स्टमक में फैट जमा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फैटी लिवर, साथ में लिवर में भी जमा होता है। तो लिवर में अगर फैट जमा हो गया, एक्युमुलेशन हो गया, दिस कॉल्ड फैटी लिवर सिंड्रोम। एसिटल्डिहाइड इज टॉक्सिक, ये भी याद रखना, जो एसिटल्डिहाइड की बात करें टॉक्सिक है और इससे लिवर कैंसर हो सकता है। मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय अल्कोहल इज लिवर। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज पर। एडोलसेंस का मतलब क्या है? देखो, एडोलसेंस का मतलब टाइम पीरियड भी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। तो एक समय है बॉडी का, जब हमारे जीवन में एक समय आता है, जिंदगी में एक टाइम आता है जिस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो उसको हम एडोलसेंस पीरियड बोल सकते हैं, और एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग, जैसे कि कोई भी इंसान चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिशन करता है, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। तो ये कब होता है? ये प्यूबर्टी के बाद होता है। ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी ये स्टार्ट होता है। तो एक चाइल्ड होता है जो मैच्योर होकर एडल्टहुड की तरफ जाता है, वही लिखा है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है। इस दौरान बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस एक बच्चे के अंदर, बायोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस, और बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। तो जनरली इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 to 18 ईयर्स के बीच होता है। दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल फेज। इस वक्त मतलब वो जो बच्चा है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब उसको बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो पहली बात ये, और साथ वो ड्रग्स, मतलब सेक्सुअल बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसा कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ड्रग्स के लिए उसका, ड्रग्स लेने का उसका बहुत मन हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उसका मेच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है, दैट्स वाई वो वल्नरेबल है। उस वक्त वो आसानी से ड्रग्स को अपटेक करना स्टार्ट कर सकता है, और वो एक एडिक्ट बन सकता है। इसलिए वल्नरेबल केस, मतलब वल्नरेबल मतलब कि चांसेस ऑफ कोई भी चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ये बड़ा एक तरह से मेंटली इमेच्योर है, और ये बड़ा, मतलब बोल सकते हो कि आराम से, बड़े आराम से ये किसी भी आदत को पकड़ सकता है या छोड़ सकता है। तो ये फेज बड़ा वल्नरेबल है, और इस वक्त चांसेस ऑफ टेकिंग अप ड्रग्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है। क्योंकि उस वक्त मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं रहता है, चाइल्ड कैन इजिली टेक अप बैड हैबिट्स। ठीक है। एंड उसके बाद वो उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है, इसलिए ये वल्नरेबल फेज है। तो इमेच्योर फेज ऑफ लाइफ होती है। ठीक है। ये सब कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंग पीपल टुवर्ड्स। ऐसा क्या कारण है जिससे यंग लोग, जो बच्चे हैं, वो अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ आकर्षित या अट्रैक्टेड होते हैं? ठीक है, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो क्यूरियोसिटी, पहली बात, क्यूरियोसिटी में से बस चेक करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और देखेंगे क्या होगा, देखा जाएगा, मजा आएगा, ये सब होता है। तो आप एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर सेकंड टाइम करने का मन करने लगता है, अगर मजा आ गया तो। और ऐसे अगर फ्रेंड के ग्रुप मिल जाते हैं तो लगातार वो करता ही रहता है, और वो पूरी तरह से एडिक्ट बन जाता है, नशेड़ी गंजेड़ी ये सब बन जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यूरियोसिटी के और भी अच्छी चीजें आपको करने के लिए वो सब भी कर सकते हैं, बट लोग कहाँ सुनने वाले हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, तू एक्सपीरियंस एडवेंचर, एडवेंचर एक बार करके देखते हैं, मजा आएगा। फिर से वही बात है, एक्साइटमेंट होता है बहुत कि करने देखने में क्या जाता है, और नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है। बट आगे चलकर क्योंकि वो इमेच्योर फेज में है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और आगे फिर से करता है, रिपीटली करता है, रिपीटली करता रहता है, लगातार करता रहता है। ठीक है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ बेनिफिट्स आफ्टर डूइंग ड्रग्स। तो फॉल्स परसेप्शन, ऐसा लगता है कि इसको खाकर अब मुझे बहुत, हमारी बॉडी को फायदा हो रहा है, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, एक्सेट्रा ये सब। बट वो बॉडी को हार्म कर रहा है, इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। टेम्पररी फीलिंग होती है वेलबींग की, बट लॉन्ग टर्म में वो नुकसानदायक है। ठीक है। स्ट्रेस फ्रॉम पेरेंट्स टू डू वेल एग्जाम, स्ट्रेस की वजह से बच्चे को बहुत स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस प्रेशर है। ठीक है। तो इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं करता है, पढ़ता तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, जब तक वो ड्रग्स लेता है तो उसको स्ट्रेस फील नहीं होता, तो उस वक्त उसको अच्छी फीलिंग आती है, हालांकि पढ़ता भी नहीं है, लेकिन जस्ट स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए वो ऐसा लेता है। इसलिए पेरेंट्स को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट परसेप्शन ऑफ लुकिंग कूल बाय स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो आसपास के लोगों के सामने स्मोकिंग करके खुद को बहुत स्मार्ट समझना, कूल समझना,
कि मैं तो ये करता हूँ, तुम नहीं करता, तुम भोंदू हो। सामने वाले को इस तरह से बोलना, ठीक है। और जो ड्रग्स करता है वो बहुत ही एडवांस है, ठीक है, या कूल है, बहुत ही स्मार्ट है। ओके, तो इस तरह से लोगों को मतलब मोटिवेशन मिलता है ये सब करने का, ठीक। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मूवीज, इंटरनेट, ये सब जगह पर जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो लोग भी कंज्यूम करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कर रहे तो हमें भी करना चाहिए, ये तो हमारे आइडियल है, तो इनको कर ये कर रहे हैं तो हमें भी करना ही चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनसपोर्टिव अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर। अगर फैमिली सपोर्टिव या अनस्टेबल है तो ऐसे फैमिलीज में बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, और उनसे प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उनसे दूर रहने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं या अल्कोहल का सहारा लेते हैं यंग एज से ही, ठीक है। इस तरह से ये चांसेस ऑफ एडिक्शन बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या है। तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है ड्रग्स के लिए, कि ड्रग्स और अल्कोहल के लिए, कि बिना अल्कोहल और ड्रग्स के वो इंसान अच्छा फील कर ही नहीं सकता, ठीक है। जब तक उसको ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा बिना इसके, ठीक है। तो एडिक्टेड या लत लग जाना, वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से। जब तब तक उसको अल्कोहल और ड्रग्स नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक से अपना लाइफ जी नहीं पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्कोहल एंड अल्कोहल का डिपेंडेंस या फिर एडिक्शन, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, टॉलरेंस लेवल इंसान का बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो अल्कोहल कंज्यूम करता है वैसे वैसे उसको लगता है कि हमें एक बोतल से कुछ नहीं हो रहा, दो बोतल चाहिए, या एक पैक से कुछ नहीं हो रहा, हमें दो पैक, दो ग्लास पीना है, तीन ग्लास पीना है, चार ग्लास पीना है, ऐसे धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है, टाइम से धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है। थोड़ा सा पीने पे उसको नशा ही नहीं होता, तो धीरे धीरे करके उसके नशे की जो लेवल है वो लगातार इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो डोज है वो बढ़ता रहता है। एज ए रिजल्ट हायर एंड हायर डोज कंज्यूम करता रहेगा विथ टाइम, ठीक है। अच्छा, द यूज ऑफ ड्रग्स इवन वंस, एक बार भी अगर आप ड्रग्स का सेवन कर लिए तो चांसेस है कि आपको एडिक्शन हो जाए और आपको सेकेंड टाइम भी ड्रग्स लेना पड़े, इसलिए स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम मतलब जब अगर आपको डिपेंडेंस हो चुका है, एडिक्शन हो चुका है, और आप डिपेंडेंट है ड्रग्स के ऊपर पूरी तरह से, जब तक आपको ड्रग्स नहीं मिलेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुझे ड्रग्स दो वाला कंडीशन हो जाएगा। जब तक आपको ड्रग्स नहीं मिलेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपका किसी की चीज़ में मन नहीं लगेगा, इसलिए आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर जब किसी को ड्रग्स का आदत पड़ चुका है, लत लग गई है, और उसको ड्रग्स नहीं मिल रहा है, तो उसको उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप को हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। जब पर्सन को ड्रग नहीं मिलता, अचानक से वो ड्रग लेना बंद कर देता है अब्रप्टली, तब उसकी बॉडी में कुछ विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। वो क्या क्या सिंड्रोम्स है, लेट्स सी। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम: एंजाइटी, नोजिया, शेकीनेस एंड स्वेटिंग, ये सब होता है, ठीक है। एंजाइटी मतलब चिंता, घबराहट, ये सब। नोजिया मतलब उल्टी करने की इच्छा, ठीक, ये सब। तो उल्टी करने के ठीक पहले एंजाइटी भी होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, शेकीनेस, बॉडी शेक करता है, स्वेटिंग आती है, ठीक, सीने आते हैं, सब। ये सब विड्रॉल सिंड्रोम। जब तक उसको ड्रग्स नहीं मिलता तब तक वो इंसान ये सब सिम्टम्स या सिंड्रोम्स को शो करता है। जैसे ही उसको वो ड्रग्स मिल जाता है उसके सिम्टम्स डिसअपियर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। देखो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है, देखो, रेकलेस बिहेवियर, कंट्रोल में नहीं रहेगा किसी के, ठीक है। वैंडलिज्म, तो तोड़ फोड़ कर सकता है, वायलेंस, मारपीट कर सकता है, ठीक है। कम एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, कोमा होगा ये, कोमा, कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत आएगी और वो कोमा में जा सकता है, मर भी सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है। सेरिब्रल, ब्रेन, सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। दिमाग की नस फट सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब है इसके सिम्टम्स। आगे देखिए, वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी बंदे को अल्कोहल अब्यूज की लत पड़ी हुई है, ठीक है। तो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो पढ़ाई लिखाई में ड्रॉप कर गया, पहले अच्छा पढ़ता था अब नहीं पढ़ता। अनएक्सपेक्टेड एब्सेंस फ्रॉम क्लासेस, क्लास में अनएक्सपेक्टेडली एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, क्लास ही नहीं कर रहा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, नहा नहीं रहा 10 दिन तक, बहुत दिनों तक नहा नहीं रहा है, बदबूदार है, ठीक है। आ, साफ सुथरा नहीं रखता अपने आप को। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, जो काम वो पहले करता, मान लो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट भी नहीं खेलने आता, कुछ नहीं करता, कोई भी हॉबीज नहीं है उसकी। डिटेरिएटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली से उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने का कोई टाइम नहीं फिक्स उसका। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती उसको, वेट लॉस हो गया है, ठीक है। और इसके यहाँ भी ये देखो, डिप्रेशन, फटीक, फटीक मीन्स थकान, और अग्रेसिव बिहेवियर, कुछ बोलने पे गुस्सा हो जाएगा, फटाफट मारपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी
मान लो उसको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ड्रग्स खाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टीलिंग करने लगेगा, चोरी करना स्टार्ट कर देगा, चोरी करके वो ड्रग्स पिएगा खाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साथ में कुछ जो ड्रग्स अब्यूजर जो होते हैं वो इन्फेक्टेड नीडल्स की हेल्प से, मतलब नीडल्स की हेल्प से ड्रग लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिरिंज में ड्रग्स भर लेते हैं और फिर अपने वेन्स में इंजेक्शन देते हैं उस ड्रग्स का, ठीक है। तो क्या होता है, सिर्फ बहुत सारे लोग, मान लो 5-6 लोग बैठ करके ये सिंगल इंजेक्शन यूज कर रहे हैं उसमें ड्रग्स भर के, ठीक है, सिंगल निडल यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर उसमें 5 में से किसी एक को भी एसटीडी होगा, एड्स होगा या हेपेटाइटिस बी होगा, देन वो सारी सारे लोग जो ग्रुप में बैठे हैं ना, क्योंकि वो सेम निडल शेयर कर रहे हैं, तो ब्लड का कांटेक्ट डायरेक्टली हो सकता है, एज ए रिजल्ट पांचों को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है एड्स का या एसटीडी का, ठीक है। तो एसटीडीज वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वहां पर ये टॉपिक था, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ भी है। तो ऐसी बीमारी फैल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट पर्सन मिस यूज नार्कोटिक ड्रग्स एनाल्जेसिक, स्पोर्ट पर्सन के बारे में लोग पढ़े लिए थे, वो सब भी है, ये सब भी थोड़ा देख लीजिएगा। एनाबॉलिक्स, डायरेटिक्स, डिफरेंट टाइप के वो लोग मतलब दवाइयाँ यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल पावर को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अगर वो डोप टेस्ट में पकड़ा गए तो फिर उनको उनके ऊपर लाइफ बैन लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, अगर फीमेल कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऐसे स्टेरॉइड जैसे ड्रग्स होते हैं ना, जो मसल ग्रोथ बढ़ाते हैं, ठीक है, मसल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो फीमेल्स अगर मसल ग्रोथ बढ़ाने के लिए ड्रग्स या स्टेरॉइड्स का सहारा लेती है, जो आप सुने होंगे कि जिम जो करता है वो स्टेरॉइड्स लेता है, वही वाली उसी स्टेरॉइड की बात हो रही है, ठीक है। तो फीमेल में देखो बॉडी हेयर इंक्रीज कर जाएगा, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, ठीक है। मस्कुलिन पर्सनालिटी, मस्कुलिन मतलब मेल जैसी पर्सनालिटी हो जाएगी फीमेल की, ठीक है, मेल की तरह लगेगी वो। तो इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ठीक, मूड स्विंग्स तो ऐसे भी होता है फीमेल्स को, ठीक, और हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी जा सकती है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस हो सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटरस, क्लाइटरस इनलार्ज कर सकता है, इस पर साइज में एबनॉर्मली इंक्रीज कर सकता है। और डीपनिंग ऑफ वॉइस, और मेल की तरह आवाज हो जाएगी, इस तरह का, ठीक है। तो ये सब, ये क्या है, साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में देखो क्या क्या होगा, तो एक्ने हो सकता है, एक्ने मीन्स बॉडी, मतलब फेस पर बहुत सारे पिंपल जैसे, ठीक है, दाग धब्बे पड़ जाएंगे। इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस यहाँ भी है, मूड स्विंग्स यहाँ भी है, डिप्रेशन यहाँ भी, रिडक्शन साइज ऑफ टेस्टिस का साइज छोटा हो सकता है, जिससे स्टेरिलिटी हो सकती है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन घट सकता है, ठीक है। किडनी खराब हो सकती है, किडनी डिसफंक्शन, किडनी फेलियर। लिवर डिसफंक्शन, लिवर फेलियर, ठीक है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, फीमेल की तरह ब्रेस्ट हो सकते हैं। प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, बॉल्डनेस हो सकता है, गंजापन, कम उम्र में ही 20-25 साल में ही गंजे हो जाएंगे, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बड़ा हो सकता है, इससे प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा होता है, ठीक है। सब मेल्स में है, सब याद करने की चीजें हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन सा सिम्टम किस में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे कुछ चीजें थी, रुको, यहाँ पे कुछ फ्रॉम सेकंड लास्ट पेज, अच्छा अच्छा, ये जो परमानेंट, ये जो ये लास्ट सेकंड लास्ट पेज से है, रुको एक मिनट, ऊपर नीचे हो गया क्या। अच्छा, ड्रग्स एडिक्शन का ये टॉपिक है यार, ठीक है। ड्रग एडिक्शन का टॉपिक में देखो, दीज इफेक्ट्स, जो ड्रग्स का मतलब ड्रग एडिक्शन का इफेक्ट्स है, परमानेंट विद प्रोलॉन्गिंग, अगर हम लोग मतलब कोई भी इंसान लगातार परमानेंटली, सॉरी सॉरी, लंबे समय तक यूज करता है, सॉरी, अगर सब लंबे समय तक कोई इंसान ड्रग्स का सेवन करता है, तो उसका जो इफेक्ट्स हो रहे थे ना, जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे, वो परमानेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इन यंग चिल्ड्रन लॉन्ग बोन्स में स्टॉप टू ग्रो, अगर बच्चों छोटा बच्चा है, यंग चिल्ड्रन है, तो और वो बचपन से ही ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, ठीक है। और वो स्टंटेड ग्रोथ शो करेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे मतलब ड्रग्स वाले पेशेंट्स को कैसे हम ड्रग्स लेने से रोक सकते हैं। अवॉइड पीयर प्रेशर, ठीक है, अनड्यू हो गई, अनड्यू मतलब कोई जरूरत नहीं है तो फिर बिना बात का प्रेशर बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये पेरेंट को बताना चाहिए, तुम पढ़ के क्या करोगे, लेकिन फिर भी सुन लो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अगर किसी बच्चे को एजुकेशन मतलब इस ड्रग्स की एजुकेशन की जरूरत है, उसको बताइए, ढंग से समझाइए, काउंसलिंग करिए, समझाइए उसको बेहतर, ठीक है, तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये सही है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको पता होना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अगर फिर भी नहीं समझ रहे तो पेरेंट्स और बाकी जो उसके साथी हैं या फिर उसके जो भलाई चाहने वाले हैं, उनको बोलकर उनको उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है। लुकिंग फॉर साइंस, डेंजर साइंस, जो डेंजर साइंस आपको मैंने बताया था, डिफरेंट टाइप के साइंस, जो क्लास में एब्सेंट रहना, एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस कम हो जाना, ये डिफरेंट टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स है, इनके बारे में देखना, ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, इस सबसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली
किसी डॉक्टर के पास जाइए, जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके पास जाकर इसको ठीक कराने की कोशिश करिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बचा था दो, यहाँ पे एडोलसेंस और ड्रग अब्यूज भी खत्म हो गया। अब बचता है लास्ट टॉपिक, दो डिजीज थी, एक थी चिकनगुनिया और एक थी डेंगू। ठीक है, इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लिया जाए 5 मिनट में। देखिए, तो कॉजेटिव एजेंट चिकनगुनिया का ये क्या है, तो आर्बो वायरस। आर्बो वर्ड कहाँ से आया, तो आर्बो वर्ड में दो वर्ड्स हैं, ए आर आर, आर्थ्रोपोडा से आया है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपॉड, और बो मीन्स बॉन्ड, आर्बो और प्लस बो, आर्थ्रोपोडा बॉन्ड। तो ऐसी बीमारी जो आर्थ्रोपोडा से बॉर्न होती है या फैलती है, ऐसे बोल सकते हो, उसको बोलते हैं आर्बो वायरस। तो ऐसी वायरस जो आर्थ्रोपोडा के अंदर रहकर ग्रो करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो आर्बो वायरस ही चिकनगुनिया भी करता है, और आर्बो वायरस ही यहाँ पर डेंगू भी करता है। तो डिफरेंट टाइप के आर्बो वायरस होते हैं। तो आर्बो वायरस एक ग्रुप का नाम है, समझे, एक ग्रुप का नाम। जैसे मेरे डेन भी है और चिक भी है। तो डेन भी मतलब डेंगू वायरस, चिक भी मतलब चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, तो इनकी चिकनगुनिया वायरस और डेन भी दोनों का ही यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड गिवन है। लाइक डेंगू का, देखो डेंगू जो डेंगू कॉज करता है उसका 4 to 10 डेज है, चिकनगुनिया वायरस का 4 to 8 डेज है। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, फटाफट देख लीजिए। तो डेंगू दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का। वन इज क्लासिकल डेंगू। अच्छा, डेंगू को हम लोग नॉर्मल भाषा में हिंदी में डेंगू बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में उसको डेंगू प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, देखो, बोन्स में पेन होना, पेन इन बोन्स, हाई फीवर, फटीग थकावट, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन इन मसल्स, पेन इन जॉइंट, पेन इन आईज, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स डेंगू के होते हैं। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ वेसल्स, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स। अच्छा, अब अगर इस तरह बात करें तो देखो, हेमरेजिक डेंगू एक होता है, क्लासिकल डेंगू। तो क्लासिकल डेंगू में सारे सिम्टम्स हैं, वो सारे सिम्टम्स यहाँ भी रहेंगे, बट इसमें कुछ सिम्टम्स एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ये लिखा पढ़ो, ऑल सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल डेंगू आर प्रेजेंट हियर, बट सम एक्स्ट्रा सिम्टम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। लाइक इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हेमरेजिक मतलब यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लड ड्यूरिंग वॉमिटिंग, जब मतलब वॉमिटिंग के साथ खून भी आएगा। ठीक है, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट घट जाता है। तो ये खतरनाक होता है हेमरेजिक डेंगू। और अधिकतर जो डेथ होती है ना, वो हेमरेजिक डेंगू से ही होती है। अगर किसी को डेंगू और उसकी डेथ हो जा रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है हेमरेजिक डेंगू से। ओके, चलिए, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इसका। तो देखो, ब्लड टेस्ट है, टॉर्निकेट टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट है, टोटल ब्लड काउंट, ये सब मतलब ये सब याद कर सकते हो। सीबीसी टेस्ट, ब्लड टेस्ट और टॉर्निकेट टेस्ट। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका डेंगू के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी। ऐसे ही चिकनगुनिया के बारे में देखो, चिकनगुनिया का वर्ड जो है ना, चिकनगुनिया का कोई कनेक्शन चिकन के साथ नहीं है। ठीक है, चिकन के साथ कोई किसका कनेक्शन नहीं है, बस ऐसे ही नाम है। ठीक है, तो सीबीसी में टोटल ये होगा, ये होगा कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, चिकनगुनिया का अफ्रीकन में कुछ मतलब है। चिकनगुनिया का मतलब है कि बहुत दर्द हो रहा है हड्डियों के अंदर, एक्चुअली इसका ये मतलब। ठीक है, जैसे देखो, हैवी पेन, हेंस कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। तो इंग्लिश में ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं इसको। ठीक है, पेन इन जॉइंट्स होता है, मसल्स में होता है, फिर से वही सारे सिम्टम्स है, हेडेक, बॉडी बेंड्स। अच्छा, यहाँ पर इतना दर्द होता है एक इंसान को कि वो, कोई इंसान जब सोता है तो अपनी बॉडी को पूरा मोड़ लेता है। जैसे वो ऐसे नहीं सोता, मान लो कोई इंसान ऐसे सोया हुआ है, ऐसे नहीं सोता। वो कैसे होता है, वो ऐसे सोता है, हाथ को और पैर को ऐसे मोड़ कर सोता है, ऐसे करके पूरा अपने हाथ पैर को इस तरह से मोड़ता है ताकि उसको दर्द थोड़ा कम हो। ऐसे जब मोड़ कर सोता है फोल्ड करके, तो उसको जॉइंट्स में दर्द थोड़े कम होते हैं। ठीक है, दर्द तो फिर भी होता है बट कम होता है, इसलिए इसको हम लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसका एक सिम्टम है पहचानने का, किसी पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है और वो बेंड होके सो रहा है टू अवॉइड पेन, देन दैट मीन्स इसको चिकनगुनिया बीमारी है। ठीक है, हैवी फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, सब होता है, भूख नहीं लगती। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है देखो, डेंगू और चिकनगुनिया का। तो ट्रीटमेंट में क्योंकि डेंगू में भी फ्लूइड्स गिवन होते हैं, पेशेंट को फ्लूइड देना पड़ता है, और चिकनगुनिया फ्लूइड देना पड़ता है, फ्लूइड मतलब पानी चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एस्पिरिन इज नॉट गिवन, एस्पिरिन नाम की दवा नहीं देते, बिकॉज एस्पिरिन क्या होता है, ब्लड थिनर। एस्पिरिन एक प्रकार का पेन किलर है, याद रखना। दर्द हो रहा है ना, तो एस्पिरिन, जैसे डेस्प्रिन में होता है एस्पिरिन। ठीक है, जनरली एस्पिरिन प्रेस्क्राइब किया जाता है पेन में, बट यहाँ पर नहीं कहते, बिकॉज एस्पिरिन ब्लड को पतला कर देता है। यहाँ तो ऑलरेडी डेंगू दो प्रकार का है, एक हेमरेजिक डेंगू है ना, याद करो। ऑलरेडी हेमरेजिक डेंगू अगर होगा तो ब्लड की कमी होगी, और उसमें अगर आप किसी को एस्पिरिन देकर उसके ब्लड को और पतला कर देंगे तो ये बीमारी को और खराब हो जाएगी,
है ना, और भी खतरनाक हो जाएगी। इसलिए डेंगू पेशेंट्स को कभी भी एस्पिरिन पेन किलर नहीं देते, क्योंकि वो ब्लड को और पतला कर देता है, ब्लड की कमी ऑलरेडी थी और पतला हो जाएगा, पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए डेंगू में कभी भी एस्पिरिन नहीं देते। बट ये चिकनगुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, हेमरेजिक चिकनगुनिया नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं। डायग्नोसिस जैसे कि आपने अभी देखा, डेंगू का ऐसे चिकनगुनिया का भी डायग्नोसिस है, ब्लड टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर होता है। ठीक है, तो ये था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट क्लास। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा सारा। ठीक, चलिए फिर आज से क्लास करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, थैंक यू।